The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। कितनी सारी खबरें थी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू में बोले। 28 साल पुराने एक मामले में अब जाकर इंसाफ होने को है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव नतीजों के साथ संपन्न हो रहा है और किसान तो अपने आंदोलन को जारी रखे ही हैं। इन सब पर तसल्ली से बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये दी ललन टॉप शो है और शो में सबसे पहले होता है दिन का वीडियो या तस्वीर। जेल बनाने के पीछे हमारे यहाँ का जो कंसेप्ट है वो ये कि यहाँ पर लोगों को सुधारा जा सके और सुधारने के लिए दिया जाता है उदाहरण। तस्वीर में जो जगह दिख रही है वो शाहजहांपुर का जेल परिसर है। आगे कुछ लोग बैठे हैं, सामने एक व्यक्ति माइक लेकर भाषण दे रहा है और पीछे पुलिस वाले बैठे हैं। एक बैनर भी लगा है जिसमें नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे आसाराम की तस्वीर लगी है। इस कार्यक्रम में आसाराम का बैनर पोस्टर लगाकर सत्संग किया गया, गुणगान किया गया। बाकायदा जेल प्रशासन की तरफ से इसकी प्रेस रिलीज भी जारी की गई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जेल अधीक्षक साहब ने आसाराम की महिमा वर्णन करने वाली बात को नकारा। कहा कि एक बंदी नारायण पांडे जो 8 महीने पहले यहां से छूटा है उसी ने कंबल बंटवाए। सुनिए। कल कुछ लोग आए थे तो केवल कंबल वितरित किए गए हैं। एक यहाँ बंदी बंद था नारायण पांडे, तो वो यहाँ से करीब 8 महीने पहले छूट करके गया था। तो उसने कहा था कि साहब हम यहाँ जेल में कुछ कंबल वितरित कराना चाहते हैं, तो उसने कंबल भिजवाए थे, वही वितरित किए गए हैं। किसी प्रकार का कोई प्रवचन, कोई महिमा मंडन या कोई पत्रिकाएं या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। लगभग सर कितने कंबल वितरित किए गए? 75 कंबल आए थे, वो सभी लोगों को वितरित कर दिए गए हैं। सर जिस तरीके से अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो ये सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो वायरल हो रहा है, ये क्या कारण है कि जो ये फ़ोटो वहाँ किस कारण से ये फ़ोटो अंदर लिया गया है? ऐसा ना, जैसे फ़ोटो के लिए तो सरकार ने डिजिटल कैमरा भी दे रखा है, विभाग को डिजिटल कैमरा दे रखा है, तो हो सकता है कोई फ़ोटो जेलर साहब ने अपना खिंचवाया हो। नारायण पांडे पर आसाराम के शार्प शूटर कृपाल की हत्या करने का आरोप है। हो सकता है कि वो आसाराम में मानता हो, मतलब उनमें आस्था रखता हो, लेकिन जिस तरह जेल प्रशासन ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया वो समझ से परे है। थोड़ी सतर्कता होती तो ऐसी लानत मलानत से बचा जा सकता था, पर कोई सुनने वाला है क्या? होता तो बलात्कारी आसाराम का महिमा मंडन एक सरकारी परिसर में नहीं होता, और वो भी उस शहर में जिस शहर की बच्ची के साथ ये घिनौना काम किया गया। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। 21 दिसंबर को व्हाइट हाउस में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने पीएम मोदी की तरफ से इस अवार्ड को रिसीव किया। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के सबसे सम्मानित अवार्ड्स में से एक है, जो अमेरिकी सैनिकों, देश के लिए बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति या फिर किसी दूसरे देश के प्रमुख को दिया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस तरह पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया और भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत किया, उसके लिए यह सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस बार यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया। दूसरी सुर्खी तिरुवनंतपुरम से जुड़ी है। यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 28 साल बाद सिस्टर अभया मर्डर केस में फैसला सुनाया। इसमें पादरी थॉमस कोट्टर और नन सेफी को मर्डर का दोषी पाया गया। दोनों की सजा का फैसला 23 दिसंबर को होगा। ये पूरा मामला पिछले तकरीबन 3 दशकों में कई उतार चढ़ावों से गुजरा है। अदालत ने एक बार पुलिस की जांच को और 2 बार सीबीआई की जांच को खारिज कर दिया था। सीबीआई की तीसरी जांच के बाद 2 पादरियों और एक सिस्टर की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई। सीबीआई का कहना था कि सिस्टर अभया ने 2 पादरियों थॉमस कुट्टूर, जोस पुथुरकियल और एक नन सिस्टर सेफी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। सिस्टर अभया ये बात किसी को बता न दें और चर्च की बदनामी ना हो, इस डर में तीनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। सिस्टर अभया कोट्टायम के पायस 10 कॉन्वेंट में पढ़ती थी। पेरेंट्स ने उनका नाम बीना थॉमस रखा था। जब नन बनी तो अभया नाम मिला।
27 मार्च 1992 की सुबह सिस्टर अभया पढ़ने के लिए उठी। अपने एक एग्जाम के लिए वक्त था सुबह के 4 बजे का। पानी लेने के लिए किचन में गई पर कमरे में लौट नहीं पाई। अगले दिन उनकी डेड बॉडी कंपाउंड के कुएं में तैरती मिली। 1993 में केरल पुलिस ने इसे आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया। उसके बाद सिस्टर अभया के साथ की 67 ननों ने केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरन से अपील की कि इसे हत्या मानकर जांच कराई जाए। उसके बाद केरल हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से धार्मिक संगठन पुलिस पर दबाव बनाते हैं, वरना केरल की पुलिस ने यह मामला क्यों बंद कर दिया था, क्यों इतनी दफा जांच होनी पड़ी। धर्म का काम रक्षा करना है और धर्म का काम सबसे ज्यादा निर्दोषों की रक्षा करना है, पर व्यवस्था क्या है, व्यवहार क्या है, आप खुद देखिए। आखिरी सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते पूरा देश अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की जो प्रांतीय सरकारें हैं, उन्होंने भी यूके से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने यूके से आए लोगों का मेडिकल चेकअप कराने का फैसला किया। गुजरात सरकार ने ऐसे लोगों को होम क्वारंटीन करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार का एक और फैसला है कि पिछले 2 हफ्ते में जितने भी लोग यूके से दिल्ली में उतरे हैं, उन सब का घर घर जाकर चेकअप किया जाए। आज से ये कार्रवाई शुरू भी हो गई। ऐसे तकरीबन 6 से 7 हजार लोग हो सकते हैं जो हाल में यूके से लौटे हैं। भारत सरकार ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर पहले ही 31 दिसंबर तक पाबंदी लगा दी थी। जो विमान इस ऐलान के वक्त सफर में थे और भारत आ गए, उनके यात्रियों की जांच एयरपोर्ट पर ही की गई है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 140 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए कितना वक्त चाहिए? 1 दिन, 1 हफ्ता या फिर 56 साल? आखिरी बार ये 1964 में हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे जिसका का पूरा बजट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से आता है, जिसके विजिटर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने 140 किलोमीटर की ये दूरी नहीं नापी। ये तथ्य बदला 22 दिसंबर 2020 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। और क्या खूब मौका था, एएमयू के 100 साल पूरे हो गए। जब प्रधानमंत्री खुद ही कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे तो शिक्षा मंत्रालय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एएमयू के शताब्दी समारोह में शामिल हुए, जिसे पीआईबी ने भी लाइव कवर किया। आप पूछेंगे, प्रधानमंत्री ऐसे 20 कार्यक्रमों में रोज शामिल होते हैं, फिर भारत तो नालंदा और तक्षशिला का देश है, एक यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने में इतना खास क्या है? तो हमारा जवाब जो थोड़ा लंबा है उसे ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस विचार परंपरा से आते हैं, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर काफी असहजता है, और यही असहजता गाहे बगाहे शिष्टाचार की सीमा भी लांघती है। फिर इन 2 विश्वविद्यालयों में भी छात्र हिंदू दक्षिणपंथ को लेकर असहज रहते हैं। यह असहजता इसलिए है क्योंकि दोनों पक्ष भारत के इतिहास और उसमें समाज के अलग अलग धड़ों की भागीदारी को लेकर परस्पर विरोधी विचार रखते हैं। इसी असहजता का एक सिरा एएमयू के इतिहास से भी जुड़ा है। यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाले समाज सुधारक और शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान का नाम 2 नेशन थ्योरी के साथ भी आता है। वही विचार जो आगे चलकर हमारे देश के बंटवारे की वजहों में से एक बना। जिस मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी का जोर शोर से समर्थन किया, वो भी 1912 तक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO से ही संचालित होती थी। MAO ही आज का AMU है। तो ये तो AMU का जिक्र हो गया, जामिया का भी जिक्र आया था। क्या है कहानी? जब 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर मौलाना मोहम्मद अली और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जैसे चोटी के राष्ट्रवादी शिक्षाविदों ने MAO यानी तब का AMU उसे छोड़कर जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया, तब वो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से रिश्ता रखने वाली सरकारी नौकरी ही नहीं छोड़ रहे थे, वो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया की उस धारा को भी अलग कर रहे थे जो कौम के लिए आधुनिक शिक्षा तो चाहती थी, साथ ही अंग्रेजी हुकूमत से एक ऐसी आज़ादी की कल्पना कर रही थी जिसमें धर्म के आधार पर बंटवारे की जगह नहीं थी। ये जामिया का विचार था। ये तथ्य है कि एएमयू में एक वक्त पाकिस्तान के विचार को बल मिला, सबसे ज्यादा पोसा गया, और ये बात कही भी जाती है कि पाकिस्तान बनाने वाले सब लोग इसी नर्सरी से विचार पाकर निकले और चले भी गए ज्यादातर। ये भी तथ्य है कि इसी एएमयू से कई नामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी निकले। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, जिन्होंने कभी बंटवारे को दिल से कबूल नहीं किया, एएमयू से ही निकले।
जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, मेजर ध्यानचंद, राही मासूम रजा, शकील बदायूनी, नसीरुद्दीन शाह, ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। तो जाहिर सी बात है एएमयू ने देश को कई स्कॉलर, कई हस्तियां दी, लेकिन एएमयू को तिरछी नजर से देखा जाना बंद नहीं हुआ। जिस पिटारे में एएमयू का इतिहास दर्ज है, उसी में दर्ज है ये बात भी कि 2015 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने कन्वोकेशन में दावत दी, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। उन दिनों जामिया में बातें होती थी कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका खूब स्वागत होगा, लेकिन क्या वो अपने उन बयानों पर माफी मांगना चाहेंगे जिसमें उन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर टिप्पणी की थी। एएमयू के पास भी अपने हिस्से की शिकायतें हैं। वरिष्ठ इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का एएमयू के कार्यक्रम में शामिल होना फक्र की बात नहीं है। इन सारी बातों के आलोक में ये एक सुखद आश्चर्य था कि प्रधानमंत्री ने एएमयू के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए हामी भरी। एएमयू के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण न सिर्फ एएमयू बल्कि पूरे देश के प्रगतिशील मुस्लिम समाज के लिए बड़े प्रतीकात्मक महत्व वाली घटना थी, जिस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। आज के कार्यक्रम में एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और फिर प्रधानमंत्री ने एएमयू परिवार को संबोधित किया। इसमें से कुछ मुख्य बातों पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एएमयू के विभागों को देश की अमूल्य धरोहर बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री की बातों में ऐसा काफी कुछ था जिसका मतलब कल का अखबार छपते छपते निकाला जाएगा। आप जानते हैं, कोरोना महामारी के दौरान जमात के बहाने मुस्लिम समाज को खूब निशाने पर लिया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान बढ़ चढ़कर काम करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दिया। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में खुला दिल लेकर आए थे। ये तब सुनाई दिया जब उन्होंने सर सैयद अहमद की मिसाल दी। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। सर सैयद की हस्ती आज भी एएमयू के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। अगर एएमयू पीएम की ओर उम्मीद की नजर से देख रहा था तो सर सैयद के जिक्र ने उनमें से कुछ को जरूर पूरा किया होगा। लोकतंत्र में संख्या का महत्व बहुत है, इसलिए पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक अपनी बेहतरी संख्या की जगह संविधान द्वारा दिए गए हक में ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री ने आज संविधान में निहित अधिकारों की भी बात की। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया कि आयुष्मान भारत, जनधन और तमाम केंद्रीय योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? यह तो नहीं कि पीएम ने मुस्लिम समाज को ध्यान में रखकर कोई बात नहीं कही। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर यानी कि ड्रॉप आउट रेट कम होने से लेकर स्कॉलरशिप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर एएमयू में महिला छात्रों की संख्या बढ़ने का जिक्र उन्होंने किया। और जब इतना खर्च हो ही रहा था तो 3 तलाक खत्म होने का जिक्र कैसे छूटता? सो वो भी हुआ। और देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले एएमयू के छात्रों को एक टास्क भी दिया प्रधानमंत्री ने। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों ना 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें।
ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। जैसे एएमयू के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे बढ़िया हिस्सा आता है। वो एक ऐसी चीज का जिक्र करते हैं जिससे एएमयू जाने वाला कोई भी डिग्निटरी बचना ही चाहता है, वैचारिक मतभेद। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू की मिट्टी से निकलने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया। साथ ही ये कहा कि राजनीति से ऊपर जाकर भी समाज के लिए काम करने की काफी जगह होती है। इसके बाद शुभकामनाओं के साथ पीएम ने अपनी बात खत्म की। प्रधानमंत्री के इस भाषण को देखने के कई तरीके हैं। एक है फैक्ट चेक वाला तरीका कि जो बोला उसमें से कितना सही है। दूसरा है टीका टिप्पणी वाला तरीका जो सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। एक झगड़ा कि ज्यादा आईआईटी और आईआईएम किसने बनाए। लेकिन हमने इस भाषण को बिल्कुल दूसरी नजर से देखने की कोशिश की। बीते 6 वर्षों में ऐसा काफी कुछ हुआ जिससे प्रधानमंत्री और मुस्लिम समाज के बीच एक दूरी नजर आती है। सीएए, एनआरसी के जिक्र ने इस दूरी को संशय में बदला। आज प्रधानमंत्री ने एएमयू में भाषण के बहाने कई सारी शिकायतों को दूर करने की एक कोशिश की है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी और सरकार इस भाषण के मर्म को पकड़ पाती है कि नहीं। देखना यह भी होगा कि ये भाषण जिनके लिए था उन्हें इस पर कितना भरोसा होता है। समय इन दोनों सवालों का जवाब देगा, पर एक पहल तो हुई ही है। अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन अपने 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आज 22 दिसंबर को किसान संगठन सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत के प्रस्ताव पर फैसला लेने वाले थे। खबर लिखे जाने तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया। रविवार 20 दिसंबर को केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत के न्योते का पत्र भेजा गया था। क्रांतिकारी किसान संगठन के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि सरकार को पहले ही बता दिया गया है कि हम कोई संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने वही पॉइंट भेजे जो 9 दिसंबर के प्रस्ताव में थे और इन्हीं पर बातचीत चाहती है। आपने दर्शन पाल का बयान सुना। अब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की बात सुनिए। उन्होंने कहा कि हमें तो बातचीत का न्योता ही नहीं आया। साथ में ये भी कहा कि जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी मुद्दे सुलझाने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा और सरकार हमारे पास आएगी। प्रदर्शन के दौरान 22 दिसंबर को किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, जिसके चलते दिल्ली से गाजियाबाद का ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा आज। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली के बीच का चिल्ला बॉर्डर भी एक बार फिर से बंद कर दिया गया। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें परेशानी नहीं आने दे रहे। शाम को जाकर दिल्ली गाजियाबाद रूट पर फिर से यातायात शुरू किया जा सका। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसकी सीमाओं पर जहां जहां किसान धरना दे रहे हैं वहां भूख हड़ताल भी चल रही है। हर दिन 11 किसान 24 घंटे के उपवास पर बैठेंगे। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल भी फ्री किए जाएंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों से भी किसान मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जुट रहे हैं। ये किसान दिल्ली आने वाले हैं। आपने किसान यूनियन का अपडेट सुना, सरकार का अपडेट भी जान लीजिए। आज फिर एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ किसानों से मिले। जगह थी कृषि भवन। इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का। किसान संगठनों का कहना है कि तीनों कानूनों में इसकी लिखित गारंटी नहीं है, इसलिए इन्हें वापस किया जाए। इन सब के बीच खबर आई कि राजस्थान में बाजरे की फसल पर एमएसपी पाने के लिए किसानों को जूझना पड़ रहा है। बीजेपी विधायक और राजस्थान में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मांग की कि बाजरे की खरीद एमएसपी पर की जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2020-21 में बाजरे की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन एमएसपी पर इनकी खरीद न होना दिखाता है कि सरकार में किसानों को लेकर असंवेदनशीलता है। हालांकि नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के सचिव नवीन जैन ने कहा कि फिलहाल बाजरा खरीदने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2011 में 100 टन के करीब बाजरा राज्य सरकार की तरफ से खरीदा गया था। तब से राजस्थान सरकार ने कभी बाजरा नहीं खरीदा। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने बाजरे का एमएसपी 2150 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है कि राजस्थान सरकार की वेबसाइट agmarnet.gov.in इसके मुताबिक 18 और 19 दिसंबर के बीच अरवल की खैरतल मंडी में बाजरे का अधिकतम मूल्य 1300 रुपए ही मिला, जो कि एमएसपी से काफी कम है। किसान नेताओं का कहना है कि इसीलिए खैरतल समेत तमाम इलाकों के किसान अपना बाजरा हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा था कि वो राजस्थान के किसानों को अपने राज्य में बाजरा नहीं बेचने देंगे और इस पर विवाद भी हुआ था। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट का भी बयान आया है कि राजस्थान के किसानों के पास बाजरा लेकर हरियाणा आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये कहना ठीक नहीं। जब केंद्र सरकार ने एमएसपी की घोषणा की तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो खरीद करें। उधर राजस्थान के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब नए कृषि कानून वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं तो आप कोई खास उपज खरीदने से कैसे मना कर सकते हैं। बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ के पत्र पर उन्होंने पूछा कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब उसने कुछ क्यों नहीं किया। किसान आंदोलन लगातार अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है, लेकिन उन सब के बीच आप देखिए कि नेता कैसे सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के। बड़ी खबर में अब बात जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के नतीजों की। कुल 280 सीटों पर 8 चरण में मतदान कराया गया। सभी 8 चरणों में कुल 51.42% मतदान हुआ था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है, इसलिए सरकार और राजनीतिक पार्टियां दोनों ने बड़ी उम्मीद से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। गिनती के एक दिन पहले पीडीपी के कई नेताओं को स्थानीय प्रशासन ने हिरासत में भी लिया, जिसके बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। नतीजे स्थिर होने में अभी वक्त है, लेकिन समाचार की तैयारी तक के रुझान हम आपको बता रहे हैं। भाजपा की सीटें हैं 56, 48 पर लीड और 8 पर जीत। कांग्रेस की 23, 19 पर लीड और 4 पर जीत। गुपकार गठबंधन, इसको 96 पर कुल बढ़त, लीड है 71 पर और जीती 25, दोनों को जोड़ दें तो 96, और अन्य के खाते में 64, 41 लीड और 23 पर जीत। काउंटिंग पूरी होने के बाद नतीजों के बारे में हम विस्तार से दी ललन टॉप की जो वेबसाइट है उस पर बात करेंगे। फिलहाल रुझानों से यह स्पष्ट है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने शाहनवाज हुसैन को घाटी का प्रभारी बनाकर भेजा था, लगातार वहां कैंप किए हुए थे, सभाएं कर रहे थे। अनुराग ठाकुर और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को भी कश्मीर भेजा गया था। घाटी में बीजेपी की सफलता पर शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीडीसी के चुनाव में हम जम्मू रीजन में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर वैली में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हुआ है और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। यहां से इंजीनियर एजाज हुसैन जीत गए हैं और कई सीटों पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कश्मीर वैली में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। पूरा देश जिस तरह मोदी जी के साथ है, जम्मू और कश्मीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है। हमारे विरोधी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा दिया। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये ग्रेजुअल साइन है विनिंग की बीजेपी की, तो इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो इस तरह ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे हो। देखिए, आज तो पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में भी कमल खिला दिया है और भारतीय जनता पार्टी करीब 80 सीटों पर यहाँ लड़ी और कई निर्दलियों को हमने सपोर्ट किया, वो भी बहुत अच्छी तादाद में अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में तो हम अपार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी हमारी ये सफलता एक बड़ा संदेश देश को दे रही है कि कश्मीर घाटी के लोग भी विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और वो मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं।
आपने शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सुनी, अब गुपकार गठबंधन की तरफ से आई प्रतिक्रियाएं भी सुन लीजिए। Look, any seat is a victory. If you go into the details of how they won those seats, then it opens up a completely different can of worms. They won a seat on the outskirts of Srinagar, Khunmu, because the People's Alliance put the wrong candidate. The candidate we fielded unfortunately got disqualified because of some technicality. So the BJP took that seat in a walkover. They won a seat in Gurez Valley, which is heavily sort of militarized. How they got there and all the rest of it is a question for another day. Forget the BJP and their 3 seats. What about the party that they were instrumental in giving birth to? If the BJP's 3 seats are a victory, then ours is a landslide. It's a tsunami. And if that is the case, then the BJP must listen to the voice of the people. आज चुनाव परिणाम का दिन है। हर राजनीतिक दल के अपने दावे हैं, लेकिन कश्मीर में चुनाव कवर करने गई हमारी टीम ने जो देखा वो भी आपको देखना चाहिए। यानी अब शो में बारी है जमीनी हकीकत की। पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, 370 जैसे शब्दों के शोर से दूर आज आपको वो कश्मीर दिखाएंगे जिसकी जिंदगी की कई सारी दुश्वारियां हैं, जो हमारे आपके जैसा है। बोट हाउस वाले कश्मीर में वो 10 बाई 10 के ढांचे भी हैं जिनमें माँ बाप, बेटे बेटियां, बेटे की बहू, बच्चों सबको एक साथ रहना सोना पड़ता है। जहां नवजात बच्चे की इसलिए मौत हो जाती है कि सांस लेने को शुद्ध हवा नहीं मिलती। हमारे सियासतदान, हमारी सरकारें, हमारा मीडिया, सबके लिए कश्मीर समस्या का दायरा कुछ शब्दों तक सीमित है शायद। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाशिए पर खड़ा वो आखिरी आदमी क्या चाहता है? जब हमारी टीम ऐसे लोगों से मिलने गई तो उन्होंने बताया। तो कोई भी सरकार की कोई भी स्कीम का आपका कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, वहाँ बहुत आए बहुत गए, यही बोलते हैं बोलो क्या बात है, क्या मुश्किल है, सब सुनते हैं और भाग जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। सब कौन सुनकर? आप मीडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, मीडिया वाले 2-3 बार आए। देखिए, मीडिया वाले तो सुन ही सकते हैं और दिखा सकते हैं, बाकी तो स्कीम तो गवर्नमेंट ही देगी या आप लोग लड़कर लेंगे? मिलते नहीं। सबसे पहले सबसे जरूरत हमको घर की है। जब घर होगा ना पक्का, अगर फिर कुछ भी नहीं देंगे ना, हमको जरूरत नहीं है। पक्के घर बनाने की भी तो योजना चल रही है मोदी। यहाँ बोलते हैं यहाँ नहीं बनाओ, तो कहाँ बनाएंगे फिर? पता नहीं, हम भी यही सोचते हैं। हम बोलते हैं फिर हमको दूसरी जगह जमीन दे दो, हम उधर ही बनाएंगे। फिर बोलते हैं छुप करके बैठे रहो। कौन बोलता है ये छुप कर बैठे रहो? सब जो भी यहाँ आते हैं। हम उधर पामपुरा में गए तहसीलदार के पास, उसने भी बोला बैठो। बोला अगर कागज है दिखाओ, हम जमीन देंगे। हमने कागज लिया, हमारे पास कागज भी है। बोला बैठे हो, छुप करके बैठो। मैं अगर अभी आपको कहूँ कि आप दोनों से कह रहा हूँ, अगर मैं तहसीलदार के पास अभी लेकर चलूँ आपको, चलेंगे मेरे साथ आप? हम 2 क्या चलेंगे, फिर सब जो निकलने चाहे तहसीलदार के पास। अगर मैं जाऊँ तो जा, बोलो बुला लाओ तहसीलदार को। हमको तो अगर हम नया बनाएंगे ना, ये नहीं बनाने देते हैं। तो आप पूछते नहीं है? पूछते हैं कि कहाँ हमें रहना कहाँ है, आप यहाँ भी नहीं बनाने देते या? हाँ, एक बच्चा मर गया इसकी वजह से। क्या बात कर रहे हैं? इसकी इस कचरे की वजह से बच्चा मर गया। फिर हम गए तहसीलदार के पास, उसने वहाँ से पुलिस भेजा, बोला उनको भगाओ यहाँ से। कब हुआ ये? पिछले महीने। फिर बोला उस तहसीलदार ने बोला अगर बैठना है बैठो छुप करके, नहीं तो हम यहाँ से भगाएंगे। मैंने इसीलिए इसको बोला, मैंने बोला करो छुप, बैठो छुप करके, मत करो बात। हमने देखा है ना 5-6 बार आ गए मीडिया वाले भी, अफसर भी। सिर्फ 1 साल आया था। नहीं, वो बच्चा कैसे, मतलब क्या, कितना बड़ा बच्चा था वो 2 महीने का था। 2 महीने का बच्चा था। उसको अस्पताल लिया, बोला इसको इन्फेक्शन हो गया है। हाँ, डिलीवरी कहाँ हुई थी? यहाँ हुई थी? हाँ, वहाँ उधर पामपुरा में। हाँ, वो यहाँ ही रहती है, वहाँ उस मकान में। हाँ, वो बच्चा भी बेचारा मर गया, मगर किसी ने नहीं सुना हमारा। किसी ने नहीं सुना। नहीं, जब आप कहते हैं तो वो कहते हैं कि चुप बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ से भी भगा देंगे। ये सच बोल रही हूँ मैं। जो यहाँ कचरा लाते हैं वो बोलते हैं छुप करके बैठो। अपना लालच है ना, इसको ये बोलता है छुप करो, हम डालेगा कचरा डालेगा, इसको अपना बिजनेस चलाने, ये कौन समझेगा? तहसीलदार कहता है। हाँ, सभी कहते हैं, कमेटी वाला उसके साथ बात है। जम्मू कश्मीर में हमारी ज़मीनी हकीकत की पड़ताल अब विराम लेगी, लेकिन हकीकत को ढूंढते हुए हम ज़मीन पर लगातार जाते रहेंगे। हमारी टीमें ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट जारी रखेंगी ताकि आप देख सकें कि जो आपको बताया जा रहा है और जो वाकई है उसके बीच कितना फ़र्क है।
ताकि आप पूछ भी सकें कि ये सवाल कि अंतर अब तक क्यों है। इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।